हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स के बारे में। जब हम काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स के बारे में बात करेंगे तो काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स के साथ साथ हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को भी लिखेंगे, क्योंकि काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जावा में ही किया जा सकता हो, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जा सकता है। तो इसीलिए हम इस लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ तीन ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि जहां पर हम काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स का रियल लाइफ यूज देखेंगे। जहां पर हमने पहला प्रोग्राम काउंटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 3 किया है, दूसरा प्रोग्राम जो हमने किया है वो सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 किया है, और जो तीसरा प्रोग्राम हमने किया है वो फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालने का किया है। तो ये वीडियो आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने में बहुत मदद करने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा काउंटर्स। काउंटर्स की डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए तो काउंटर की डेफिनेशन कहती है कि अ काउंटर इज अ वेरिएबल, टिपिकली एन इंटीजर that changes by a fixed amount। ठीक है, often used to keep track of how many times something occurs or to iterate। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर काउंटर क्या होता है? काउंटर एक वेरिएबल होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये समझिए कि काउंटर और एक्यूमुलेटर जो आज आप पढ़ने वाले हैं, ना ही काउंटर और ना ही एक्यूमुलेटर जावा का कोई प्री डिफाइंड टॉपिक है। पहली बात समझ में आ रही है? जावा का कोई प्री डिफाइंड टॉपिक ये नहीं होता है। ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, मतलब जब हम लॉजिक बना रहे होते हैं तो उस वक्त एक चीज बनाई गई कि जिसका बड़ा इस्तेमाल होने लगा चीजों को काउंट करने के लिए, यानी कि काउंटर्स बने, और चीजों को इकट्ठा करने के लिए यानी कि एक्यूमुलेटर्स बने। ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहली बात लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो हमें लॉजिकली पहले इसको समझना होगा कि ये काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स करते क्या है। फिर हम समझेंगे कि जावा के अंदर इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास अगर दिमाग में होता है तो हम उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी हो, C++ हो, वो कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पर क्या है कि काउंटर तो पहली बात एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल हमने पढ़ा कि हाँ ठीक है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर कराया जाता है। बढ़िया, तो एक वेरिएबल ही काउंटर होता है। ठीक है, समझ गए बात? तो अगर एक वेरिएबल काउंटर है तो इसकी खास बात क्या है कि इसे वेरिएबल ना कह करके हम काउंटर काउंटर कह रहे हैं। ठीक है, वो खास बात यह है कि आमतौर पे ये वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का होगा, टिपिकली एन इंटीजर, बल्कि ज्यादातर केसेस में एक इंटीजर होगा। ठीक है, क्योंकि काउंटर नाम से ही समझ में हमें आ रहा है कि हम किसी चीज को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट को ध्यान में रखते हुए उसकी काउंटिंग कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि मेरे पास कुछ बहुत सारी चॉकलेट्स थी और मुझे उन चॉकलेट्स को कुछ बच्चों में बांटना था। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है, तो मुझे उन चॉकलेट्स को कुछ बच्चों में बांटना था। अब मान लीजिए मेरे पास ऑलमोस्ट 100 चॉकलेट्स के आसपास थी। मेरे सामने एक एक बच्चा आता गया, मैं हर एक बच्चे को एक एक चॉकलेट देता गया। ठीक है, तो ये एक तरह का काउंटर मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया। एक बच्चा आया, मैंने उसे एक चॉकलेट दी तो मेरी एक चॉकलेट कम हो गई। फिर दूसरा आएगा, मैंने उसे एक और चॉकलेट दी तो एक और कम हो गई। तीसरा आया, मैंने उसे भी दी, एक और कम हो गई। इस तरह से मान लेते हैं मेरे पास 70 स्टूडेंट्स आते हैं, 70 बच्चे आते हैं और मैंने 70 को एक एक चॉकलेट दी। तो काउंटर ये चीज मेजर कर रहा होगा, ये चीज स्टोर कर रहा होगा, इस चीज का ट्रैक रख रहा होगा कि कितने बच्चे आए, और हर एक बच्चे को अगर मैंने फिक्स कर दिया कि एक ही एक चॉकलेट देनी है तो वो काउंटर हर बार 1 से इंक्रीज कर रहा होगा जैसे ही मैं चॉकलेट दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात? यही अगर मैंने हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट देना होता तो फिर क्या होता? तो फिर यहां पे ये होता कि उन 5 चॉकलेट्स का खेल ये होता कि जैसे ही मैं एक बच्चा आता तो ये काउंटर 1 से ना इंक्रीज होकर के 5 से इंक्रीज होता, क्योंकि ये काउंटर ये काउंट कर रहा है कि कितनी चॉकलेट्स का यूटिलाइजेशन हो गया, कितनी चॉकलेट्स खर्चा हो चुकी हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जब मैंने फिक्स कर दिया कि मैं हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट दूंगा तो ये काउंटर कितना से इंक्रीज होगा? ये काउंटर हर बार एक बच्चे के आने पर 5 से इंक्रीज होगा।
यहां तक बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि अ काउंटर इज अ वेरिएबल। काउंटर एक वेरिएबल होता है, आमतौर पर एक इंटीजर होता है, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में ही काउंटिंग करी जा सकती है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। फ्लोट में डेसिमल पॉइंट नंबर्स का, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का कोई काम नहीं होता है आमतौर पे काउंटिंग के केसेस में, ठीक है। दैट चेंजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, जो हर बार किसी एक फिक्स्ड अमाउंट से बदलेगा। हर बार कब बदलेगा? जैसे ही कोई इवेंट होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में इवेंट क्या है कि बच्चा मेरे पास आया, तो अब वो फौरन काउंटर बढ़ जाएगा कि 5 से इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने उसे 5 चॉकलेट दे दी। दिस इज हाउ दैट काउंटर इज कीपिंग ट्रैक ऑफ द चॉकलेट्स यूटिलाइज्ड। बात समझ में आ रही है? ऑफन यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स समथिंग अकर्स, ठीक है। अक्सर इस काउंटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, बल्कि ज्यादातर इसीलिए किया जाता है, ये ट्रैक रखने के लिए, ये रिकॉर्ड रखने के लिए कि कोई चीज कितनी बार हो रही है, कोई चीज हाउ मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है, अकर हो रही है। और टू इटरेट, इटरेट का मतलब क्या होता है? इटरेट का मतलब यहां पर हुआ कि कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है बात? ठीक है। अब हम फटाफट से यहां पर एक कोडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं और एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल, और प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेने के बाद उस प्रोग्राम का ड्राई रन करते हैं, कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के बाद उसका ड्राई रन करते हैं ताकि हम समझ सकें कि यहां पर हो क्या रहा है। तो अभी आपके सामने एग्जाम्पल प्रोग्राम में मैंने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए पहले से लिख रखा है। वो क्या है? काउंट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है, फ्रॉम 1 to 30। 1 से लेकर के 30 तक में कितने नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, ये चीज क्या करनी है? मुझे काउंट करनी है। समझ में आ रही बात? तो यहां से दो चीजें हमें डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, प्रोग्राम लिखने से पहले थोड़ा सा लॉजिक की तरफ ध्यान देते हैं। हमें दो चीजें डिफाइन करनी होगी। वो क्या इवेंट है? वो क्या इवेंट है, ठीक है, कि जब मुझे काउंटिंग करनी है। वो कौन सा इवेंट है कि जब मुझे काउंटिंग करनी होगी? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई तो इवेंट होगा ना कि जहां पर मुझे काउंटिंग करनी होगी, यानी किसी नंबर से इंक्रीज करना होगा बाय 1 और बाय 2 और बाय 3, कुछ भी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मुझे पहले वो इवेंट डिफाइन करना होगा, पता लगाना होगा कि वो इवेंट कौन सा है। अब फटाफट से पढ़ते हैं यहां पे ये कह क्या रहा था प्रोग्राम। प्रोग्राम कह रहा है कि काउंट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। वो नंबर्स काउंट करो जो 3 से, वो नंबर्स काउंट करो जो 3 से डिवाइड होते हो। और कहां से कहां तक के बीच में हमें बस देखना है? 1 से 30 तक के बीच में ही देखना है, उसके आगे या पीछे हमें नहीं देखना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को और इलेबोरेट करते हैं। अगर मुझे ये चीज 1 से 30 तक के लिए देखनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? यहां पर 1 हो गया, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। इसी तरह से हम पूरा इसको 30 तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सामने पूरे के पूरे 30 तक के नंबर्स हमने लिख लिए हैं। कहां तक? 30 तक नंबर्स लिख लिए। तो अब अगर मुझे ये चीज चेक करनी है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसके लिए अभी तक हमने एक छोटा सा ऑपरेटर पढ़ा था पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, जिसे हम कहते थे मॉडुलस ऑपरेटर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 1 मॉडुलस 3 करूंगा। तो 1 को मॉडुलस 3 करने पर अगर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो जब उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। तो अगर 1 3 से डिविजिबल होगा तो 1 मॉडुलस 3 करने पर या तो जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो हमें कंडीशन समझ में आ गई, हमें इवेंट यहां पर समझ में आने लगा कि इवेंट क्या होगा, कि जब जब 1 मॉडुलस 3 यानी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ जाए, तो वही हमारा इवेंट है। और वहीं पे हमें काउंटिंग बढ़ा देनी है, यानी हमें वो नंबर मिल चुका है कि जो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें वो काउंट में इंक्लूड कर लेना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बहरहाल यहां पर क्या है, अगर हम सिंपली देखें तो यहां पर तो नहीं आएगा ना। यहां पर क्या आ जाएगा? अगर 1 मॉडुलस 3 करें तो 1 मॉडुलस 3 सॉल्व करने पर आ जाएगा 1। इसी तरह से 2 मॉडुलस 3 जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, रिमाइंडर में बचेगा क्योंकि डिवीजन तो हुआ नहीं।
इसी तरह से 3 मॉडुलस 3 जब करेंगे तो ये वो केस है कि जहां पर हमें रिमाइंडर में 0 मिलेगा, और यही हमारा इवेंट है कि जहां पर हमें काउंट बढ़ा देना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे, 4 मॉडुलस 3 करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। इसी तरह से 5 मॉडुलस 3 करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2। बात समझ में आ रही है? फिर जब हम 6 मॉडुलस 3 करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, क्योंकि 6 तो 3 से डिवाइड होता है। तो ये फिर से वो इवेंट हमें मिला कि जहां पर हमें काउंट बढ़ा देना है। अब हर केस में जहां पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, हम हर केस में +1 करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? +1 करते जाएंगे। तो +1 करते करते जब हम 30 तक इसे चेक करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि देयर आर टोटल 10 नंबर्स। जैसे कि हम जान रहे हैं 1 से 30 तक में 10 नंबर हमें मिल जाएंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। यहां तक लॉजिक समझ में आया, इसकी वर्किंग समझ में आई, किस तरह से काम कर रहा है। तो जब भी मुझे काउंट करना है तो काउंट करने के लिए कोई ना कोई इवेंट होगा, तो उस इवेंट को अगर मैंने पहचान लिया तो मेरा प्रोग्राम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब हम फटाफट से चलते हैं कोड की तरफ और कोड करते हैं इसे फटाफट। तो अब हम आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर, और हम फटाफट से यहाँ पर एक नया क्लास बना लेंगे, और नए क्लास का नाम हम दे देंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि 3 से कौन डिवाइड होता है, और जो डिवाइड हो रहा है वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फटाफट से ये पुराना प्रोग्राम हटाया और अपनी बॉयलर प्लेट लिख दी, यानी वो कोड जिसके बिना हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्लास का नाम, और फिर हम मेन मेथड बना लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। ठीक है, उसके बाद ये मेरा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब इसके बाद हम लिखेंगे, करना क्या था मुझे ये चेक करना है कि कौन 1 से 30 तक के बीच में वो कौन से नंबर है जो डिवाइड होते हैं 3 से। ठीक है, तो 1 से 30 के लिए मुझे हर बार एक नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके 30 तक में। तो अगर मैं मैनुअली चेक करने बैठ गया कि 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो लगभग मुझे 30 लाइन कोड लिखनी पड़ जाएगी। लेकिन इस चीज को छोटा करने के लिए हमारे पास आते हैं लूप्स। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूं, फॉर int i इज इक्वल टू, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने बनाया int i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं यहां पर क्या हो रहा है, और i प्लस प्लस मैंने कर दिया और ये मैंने लूप ओपन कर दिया। अब यहां पे समझिएगा हुआ क्या, ये एक लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी है। इस लूप का सिंटैक्स ये है कि ये जो सबसे पहला वेरिएबल आप देख रहे हो, देखो लूप चलाने का एक तरीका होता है कि लूप का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को हम पर्टिकुलर टाइम्स रिपीट कराना चाह रहे हैं, पहली बात। तो कितनी बार कराना है वो चीजें हम इस पार्ट से डिफाइन करते हैं। जितना भी अभी मैंने हाईलाइट किया, इस पार्ट से हम डिफाइन करते हैं कि कितनी बार ये लूप रिपीट करेगा। अब कितनी बार ये लूप रिपीट करेगा, उसके लिए स्टार्टिंग कंडीशन, एंडिंग कंडीशन, और हर बार कितने से इंक्रीज करना है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर वही है, सबसे पहला यहाँ पे int i इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है, ये डिफाइन कर रहा है कि इस लूप की स्टार्टिंग कहां से होगी। तो इस लूप की स्टार्टिंग 1 से होगी, वेरिएबल का हमने यूज किया तो 1 से इसकी स्टार्टिंग होगी। फिर ये चेक करेगा कि क्या वो लेस देन इक्वल टू 30 है, विच मीन्स कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ये हर बार चेक किया जाएगा कि वो लेस देन इक्वल टू 30, यानी बस हम ये इंश्योर कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि वो 30 से आगे तक ना चले। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद फिर हम i प्लस प्लस कर रहे हैं। i प्लस प्लस करने का मतलब इस i की वैल्यू को हर बार 1 से इंक्रीज किया जाता है। तो होता क्या है वो समझाते हैं। यहां पर होता यह है कि पहले ये इनिशियलाइज होगा, सबसे पहली बार जब लूप रन करेगा int i इज इक्वल टू 1, फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 30 क्या हो जाएगा, ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी
ये वाली लाइन एग्जीक्यूट आई प्लस प्लस होगी नहीं, सीधे आ जाएगा बॉडी में, यानी लूप के अंदर आ जाएगा। फिर लूप के अंदर मैंने जो कुछ भी बकवास लिखी हुई है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट करी जाएगी, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद आई प्लस प्लस किया जाएगा, और उसके बाद आई प्लस प्लस करने के बाद फिर से यहां पर आ जाएगा आई लेस देन इज इक्वल टू 30, फिर से कंडीशन चेक होगी। तो अब आई प्लस प्लस होने पर 1 की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो फिर से चेक करेगा इस 2 लेस देन इक्वल टू 30, तो वो भी ट्रू हुआ, फिर से अंदर आएगा, अंदर की सारी बकवास इंप्लीमेंट करेगा, रन करेगा, उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा। तो ये चीज रिपीट होती रहेगी। जब आई की वैल्यू 31 हो जाएगी, जो कि 30 से ज्यादा हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स हो जाने की वजह से ये लूप का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, और फिर हमारा कंपाइलर लूप के बाहर की चीजों को एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां पर हम फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो लूप हमने चलाया, अब इस लूप से मतलब बस आप इतना समझिए कि मुझे हर बार 1 से 30 तक के नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब मैं ये चेक करूंगा, इफ आई मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0, देन क्या करना है मुझे, देन मुझे, अब मैं समझाता हूं यहां पर हुआ क्या। इफ आई मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी चीजें आपने अभी कंडीशनल्स लूप्स नहीं पढ़े, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ध्यान रखिए अभी सारी चीजें हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आगे चैप्टर्स हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो आई मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि आई में जो भी वैल्यू होगी उसे 3 से डिवाइड किया जाएगा, और ये चेक किया जाएगा कि उसका रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब आई में जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और इट इज डिविजिबल बाय 3। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मुझे क्या करना था, ये प्रोग्राम काउंट करने का है कि कितने नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने काउंटर तो बनाया ही नहीं, तो काउंटर अब फटाफट से हम बना लेते हैं। तो int काउंटर इज इक्वल टू 0 से मैंने इनिशियलाइज कर लिया। शुरुआत में मैंने काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, मतलब अभी तक एक भी नंबर नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही ये वाली कंडीशन सही हुई कि भैया आई मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि वो चीज क्या हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, और 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब मुझे काउंटर की वैल्यू को काउंटर की वैल्यू में +1 करके इसको ऐड कर लेना है। अब यहां पर मैंने ये इतनी लंबी चीज लिखी, अब आप समझिए यहां पर और क्या हो सकता था। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, या फिर आप लिख सकते थे काउंटर प्लस प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है? या फिर आप लिख सकते थे काउंटर प्लस इक्वल टू 1। ये 3 लाइंस मैंने लिखी, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, ये भी काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, काउंटर प्लस प्लस भी 1 से इंक्रीज कर देगा, काउंटर प्लस इक्वल टू 1 भी काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे 1 से इंक्रीज ना कर करके 5 से इंक्रीज करना होता तो फिर मैं इस वाले का काउंटर प्लस प्लस का यूज नहीं कर पाता, फिर इन्हीं दोनों में बस मुझे 1 की जगह पर 5 लिखना होता। तो इन तीनों में से आप कोई भी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर ये जो पहली है ये लॉन्ग हैंड है, और यहां पर ये जो दो नीचे लिखी हुई है काउंटर प्लस प्लस और काउंटर प्लस इक्वल टू 1, ये शॉर्ट हैंड है। इतनी बात समझ में आ रही है? फिलहाल यहां पर हम लोग सबसे छोटी सबसे कंसाइज का यूज करेंगे, काउंटर प्लस प्लस, विच मींस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दो बाय 1। इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस यहां पर लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बढ़िया। तो हर बार जब ये काम होगा कि जब एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो काउंटर हमारा बढ़ जाएगा और हमें पता चल जाएगा इस तरह से कि कितने नंबर्स यहां पर 30 से डिविजिबल हैं। और लूप खत्म हो जाने के बाद हम फाइनली प्रिंट करा देंगे system डॉट आउट डॉट println देयर आर प्लस काउंटर, यहां पे प्रिंट करा देंगे प्लस देयर आर दिस मच नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन फ्रॉम 1 to 30। ठीक है, ये मैंने यहां पर इसको बंद कर दिया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, काउंटर में मेरे पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ये ट्रैक होगा, ये रिकॉर्ड होगा कि कितने नंबर्स 1 से 30 के बीच में 3 से डिवाइड हो रहे थे, और फिर ये फटाफट यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि देयर आर दिस मच नंबर्स डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 30। तो हम इसे कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं आती है। क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और यहां पर प्रिंट होके आता है देयर आर 10 नंबर्स डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 30, विच मीन्स कि टोटल 10 नंबर्स हैं 1 से 30 के बीच में जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं।
आई होप यहां पर प्रोग्राम के थ्रू आपको काउंटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काउंटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो काउंटर के केस में तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहली ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रहा हमारे पास काउंटर का इनिशियलाइजेशन, यानी मुझे एक वेरिएबल जरूर से बनाना होगा काउंटर नाम का, जिसको मुझे 0 से हर बार इनिशियलाइज करना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद एक इवेंट होगा कि जब मुझे इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, एक इवेंट होगा जब मुझे इस काउंटर की वैल्यू को बढ़ाना होगा। बस दो चीजें दिमाग में रखनी होती हैं। शुरुआत में मुझे काउंटर के नाम से कोई एक वेरिएबल बना लेना होगा। जरूरी नहीं आप उसका नाम काउंटर ही रखो, आप काउंट रखो, कुछ और काउंट कर रहे हो तो वैसा नाम रख सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन आपको इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन करना होगा, ठीक है, और इनिशियलाइजेशन 0 से करना होगा, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसकी वैल्यू को इंक्रीज भी करना होगा या डिक्रीज भी करना होगा, जैसा आप करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन दी इवेंट। जैसा कि यहाँ का इवेंट था आई मॉडलो 3 डबल इक्वल टू 0, जब डिविजिबल बाय 3 हो जाए तो काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। यहां तक बात समझ में आ गई है? तो फटाफट से अब चलते हैं एक्यूमुलेटर्स की तरफ। तो अब हम बात करेंगे एक्यूमुलेटर्स की। एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन कहती है एन एक्यूमुलेटर एग्रीगेट्स वैल्यूज। सबसे पहली बात आप यहां पे ये समझ लीजिए कि एक्यूमुलेटर भी एक वेरिएबल ही होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, एक्यूमुलेटर भी एक वेरिएबल है जो क्या करता है, वैल्यूज को एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट करने का क्या मतलब है, इकट्ठा कर रहा है, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ रनिंग सम और प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? ज्यादातर केसेस में एक एक्यूमुलेटर वैल्यूज को एग्रीगेट इकट्ठा करने का काम करेगा। आमतौर पे दो केसेस होते हैं इसके, दो तरीकों से, या तो वो उनको इकट्ठा करने के लिए सबका सम कराता जाएगा, या तो वो इनको इकट्ठा करने के लिए सबका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कराता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये काम है एक एक्यूमुलेटर का। काउंटर्स और एक्यूमुलेटर में यही डिफरेंस है कि काउंटर काउंट करता है, ठीक है, हर बार एक फिक्स वैल्यू से खुद को इंक्रीज करेगा जब कोई इवेंट देखेगा कि हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर जो वैल्यूज उसके पास आती जाती हैं वो उसे अपने साथ एग्रीगेट करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है। अभी हमारे पास एग्जांपल भी होगा इसके सामने कि हमें ऐसा कौन सा केसेस हैं कि जहां पर ये एग्जांपल काम आएगा, एक्यूमुलेटर का काम आएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक एक्यूमुलेटर एग्रीगेट करता है वैल्यूज को, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ रनिंग सम और प्रोडक्ट। या तो सबको ऐड कराता जाएगा अपने अंदर, या तो सबका मल्टीप्लिकेशन कराता जाएगा अपने अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। अब अगर हम एक्यूमुलेटर के टाइप्स की बात करते हैं तो एक्यूमुलेटर के टाइप में सबसे पहला जो एक्यूमुलेटर होता है वो होता है सम, जिसे एडिशन एक्यूमुलेटर कहा जाता है। फिर मैं कह रहा हूं ये सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपने समझ लिया आपका प्रोग्राम लिखने का स्टाइल, लिखने का तरीका, लिखने में लगने वाला टाइम, सब कुछ बेटर हो जाएगा। लेकिन ये कोई प्री डिफाइंड टॉपिक नहीं है जावा का, मैं फिर कह रहा हूं ये प्रोग्रामिंग का टॉपिक एक तरह से है, काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स। तो जो सबसे पहला एक्यूमुलेटर होता है वो होता है सम, कि जो कि एडिशन एक्यूमुलेटर होता है, विच मींस कि ये चीज वैल्यूज को एग्रीगेट करता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन। यहां तक बात समझ में आ रही है? दिस एक्यूमुलेटर एग्रीगेट्स वैल्यूज बाय एडिंग दीज वैल्यूज वन बाय वन इनटू अ सिंगल वेरिएबल, जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। होता क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा जो कि एक्यूमुलेटर है यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई? उस वेरिएबल में हर बार कभी एक नंबर ऐड करा दिया जाएगा, कभी दूसरा आएगा उसे ऐड करा दिया जाएगा, तीसरा, इस तरह से नंबर्स ऐड कराते जाएंगे तो एक सम नाम का एक्यूमुलेटर रेडी हो जाएगा, जिसे हम एडिशन एक्यूमुलेटर कहते हैं। यानी एक ऐसा एक्यूमुलेटर जो वैल्यूज को इकट्ठा करने के लिए, एग्रीगेट करने के लिए उन सबको वन बाय वन एक एक करके ऐड कराता जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एडिशन एक्यूमुलेटर के केस में एक वार्निंग दी जाती है, वो ये दी जाती है कि सम इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड बाय 0। तो जब भी हम ये एडिशन एक्यूमुलेटर डिक्लेयर करेंगे और जब उसे इनिशियलाइज करेंगे तो हर बार हमें उसे 0 से ही इनिशियलाइज करना है। अब उसके पीछे की वजह क्या है, अभी हम प्रोग्राम लिखते हुए देखेंगे। प्रोग्राम में हमारे पास एग्जाम्पल है कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब फटाफट से प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या करना होगा एक्चुअली में। तो हमें करना क्या है, सम निकालना है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर मुझे 1 से 10 तक के नंबर्स का सम निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? आपको भी समझ में आ रहा है कि कोई एक वेरिएबल लिया जाएगा,
मान लो सम नाम का, ठीक है, और उस सम नाम के वेरिएबल में 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये तो चलो 1 से 10 तक का सम बोल रहा था, तो हमने 10 बार ऐड कर दिया नंबर को, कोई बात नहीं। लेकिन यही 100 तक का बोले, 1000 तक का बोले, तो क्या मैं 1 प्लस से लेकर के +100 तक लिखता बैठूंगा या फिर 1000 तक लिखूंगा? नहीं, फिर वही लूप का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझ में एक बात आ रही है कि एक वेरिएबल है जिसमें 1 बाय 1 करके मैं 1 को ऐड करूंगा, फिर अगला नंबर 2 ऐड होगा, फिर अगला नंबर 3 ऐड किया जाएगा, फिर 4 ऐड किया जाएगा, फिर 5 ऐड किया जाएगा, फिर 6 ऐड किया जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इस तरह से नंबर्स ऐड होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो डेफिनेशन थी, ये बिल्कुल वही बात हो रही है कि एक्यूमुलेटर एग्रीगेट्स वैल्यूज, वैल्यूज को एग्रीगेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। कैसे? बाय एडिंग दीज वैल्यूज 1 बाय 1, एक एक करके। पहले 1 को ऐड करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4, इस तरह से 10 तक ऐड कर लेंगे। ठीक है, आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा कि हमें करना कैसे है। अब बढ़ते हैं कोड की तरफ और कोड विंडो पे जाके देखते हैं कि किस तरह से इसे लिखना है हमें। तो अब हम आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर, और अब हम यहां पर एक नई क्लास बना लेंगे सम ऑफ नंबर्स की। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स की क्लास बना लेंगे। ठीक है, और ओके दबा दिया हमने। अब ये क्लास ओपन हो चुकी है, इसको हम रिमूव कर देंगे और हम अपना बॉयलर प्लेट लिख लेंगे पब्लिक क्लास, क्लास का नाम सम ऑफ नंबर्स। उसके बाद मेन मेथड ओपन होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। फिर मैंने इसे ये कर दिया, बॉयलर प्लेट हमारी रेडी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, 1 से 10 तक के नंबर्स का सम करना है। तो आपको 1 से 10 तक के नंबर्स लाने के लिए वही पुराना लॉजिक अभी जो हमने किया, फॉर लूप चला देंगे। कहाँ से चलाएंगे? i = 1 से चलेगा। ये शुरुआत इसकी 1 से होगी क्योंकि मुझे 1 से 10 तक के नंबर्स ऐड करने हैं। कब तक चलाना है? जब तक नंबर्स <= 10 है, यानी जब तक नंबर्स 10 से छोटे या 10 के बराबर है, उसके आगे के नंबर्स मुझे ऐड नहीं करने हैं। ठीक है, और हर बार उसे प्लस प्लस कर दो, तो ताकि 1 के बाद 2 आ जाए, उसके बाद 3 आ जाए, उसके बाद 4 आ जाए। ठीक है, बढ़िया भाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अब ये फॉर लूप की बॉडी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हर बार करना क्या है मुझे? अच्छा, इन सब को हर बार आई में तो ये वैल्यू आएगी ना 1 2 3 4, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इकट्ठा करना है, एग्रीगेट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक्यूमुलेटर का, विच इज सम। और इस सम एक्यूमुलेटर को अभी मैंने वार्निंग दी थी कि इनिशियलाइज करना है 0 से। क्यों करना है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने किया, और फिर अब यहां पर हमें कोई इवेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स के केस में हमें कोई इवेंट वगैरह देना जरूरी नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? इवेंट हो भी सकता है, इवेंट नहीं भी हो सकता है। अब जब हम नंबर्स का सम कर रहे हैं तो कोई इवेंट नहीं है हमारे पास, समझ में आ रही बात? लेकिन हमसे कहा जाता है कि सिर्फ 1 से 10 के बीच में जो इवन नंबर्स हैं उन्हीं का सम करना है, या फिर जो ऑड नंबर्स हैं उन्हीं का सम करना है, तो इवेंट हमारे लिए यहाँ पे बनता, फिर हम उस हिसाब से चेक करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नॉर्मली 1 से 10 सबका सम कराना है, तो यही हमारे लिए इवेंट हो गया। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सम प्लस इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, सम वेरिएबल जो कि एक एक्यूमुलेटर है, उसके अंदर आई की वैल्यू को ऐड कराते जाओ। तो जब पहली बार आएंगे आई की वैल्यू 1 होगी, 1 ऐड हो जाएगा। सेकेंड टाइम आएंगे आई की वैल्यू 2 होगी, 2 ऐड हो जाएगा। फिर 3 ऐड हो जाएगा, फिर 4 ऐड हो जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 ऐड हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, ये कंडीशन फेल कर जाएगी, इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, और इस बार 11 का सम इसमें नहीं हो पाएगा और लूप के हम बाहर आ जाएंगे। अब जब हम लूप के बाहर आ जाएंगे तब हम प्रिंट करा लेंगे system.out.println कि भाई सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज प्लस सम। अब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी एडिशन के बाद, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए बढ़िया, कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, तो हमें क्या मिला, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज 55।
1 से 10 तक के सारे नंबर्स ऐड करने पर आंसर जो है वो 55 आता है। चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 will be 36, 36 + 9 will be 45 and 45 + 10 will be 55, जो कि सही आया है। अब जो मैंने वार्निंग दी थी कि सम को 0 से ही इनिशियलाइज करना है, अगर मैं सम को 0 से ना इनिशियलाइज करके किसी और नंबर जैसे कि 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो अब आपको भी समझ में आ रहा है गड़बड़ होगी क्या। गड़बड़ ये होगी कि जब मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो इस बार मुझे सम 55 की बजाय 56 मिल गया है, जो कि गलत है। जबकि सम 1 से 10 तक का क्या आना चाहिए था, 55 आना चाहिए था। तो ये यहां पर लॉजिक है कि भैया 0 ही लेना है। 0 क्यों लेना है? क्योंकि 0 में अगर मैं कुछ ऐड भी करता हूं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। याद रखिए, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एक ऐसा नंबर कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड करा दिया जाए तो उसकी असली वैल्यू नहीं चेंज होगी। 0 + 2 किया 2 ही आया, 0 + 10 किया 10 ही आया। इस वजह से हम यहां पर सम को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बढ़िया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट एक्यूमुलेटर को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एक्यूमुलेटर को। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जैसे जिस तरह से सम में क्या हो रहा था, हर बार वैल्यू एग्रीगेट करने के लिए 1 बाय 1 वैल्यू को ऐड किया जा रहा था, तो प्रोडक्ट एक्यूमुलेटर के अंदर ये क्या करता है, एग्रीगेट्स वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज 1 बाय 1 इनटू अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर एक एक करके नंबर्स को मल्टीप्लाई कराता जाता है, ये जिसे हम रनिंग प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो यहां पर होता है। होता क्या है कि एक वेरिएबल होगा जिसके पास हर बार एक वैल्यू आएगी और वो उसे अपने अंदर मल्टीप्लाई कराता जाएगा। हर बार एक वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कराता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? वार्निंग क्या है इसके केस में कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड बाय 1। प्रोडक्ट को मुझे हर बार 1 से ही इनिशियलाइज करना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बढ़िया। प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, हर बार 1 से ही इनिशियलाइज करना है। अब उसके पीछे क्या रीजन है अभी हम लोग देखेंगे। अब इतनी बात समझ में आ रही? तो एक ऐसा एक्यूमुलेटर जो वैल्यूज को एग्रीगेट करने के लिए उन्हें मल्टीप्लाई कराता जाता हो, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एक्यूमुलेटर कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा हूं लॉजिकल बात है, कोई प्री डिफाइंड चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन यह है कि प्रोग्राम लिखने में काफी इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास। अब फटाफट से हमारे पास प्रोग्राम का जो एग्जाम्पल है वो है कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5। 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो। अब इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, अगर मैंने कहा फैक्टोरियल कैलकुलेट करो 3 का, ठीक है, तो 3 के फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि तुम 3 को मल्टीप्लाई कराते जाओ 3 से, फिर एक कम करके 2 से, फिर एक कम करके 1 से। ठीक है, कब तक कराना है उसको, हर बार रिड्यूस करते करते 1 तक लेकर के जाना है तुम्हें। अगर मैंने कहा फैक्टोरियल ऑफ 4 करो, तो तुम्हें क्या करना है, 4 से शुरू करना है और हर बार नंबर रिड्यूस करा के मल्टीप्लाई कराते जाना है। मतलब 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, समझ में आ गई बात? दूसरी तरह से देखें तो 3 × 2 × 1 ये तो उल्टा है, लेकिन हम आगे से देखें तो 1 × 2 × 3 हो जाएगा ये, क्योंकि हमने इतना तो पढ़ ही रखा है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। बढ़िया। यहां से ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4। यहां तक बात समझ में आ गई? बढ़िया। आई होप अब क्लियर हो गया क्या करना है। अब यहां पे खुद को खुद देख के समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल हम लेंगे जिसमें रिपीटेडली नंबर्स आते जाएंगे और हम उन्हें मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। कहां से कहां तक जाना है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और उसी नंबर तक जाना है, और हर बार 1 से इंक्रीज करना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। क्लियर हो रही है बात? अब चलते हैं कोड की तरफ। तो अब हम लोग ब्लूजे विंडो पर आ चुके हैं। नई क्लास हमने क्रिएट करनी शुरू कर दी और नई क्लास का हम नाम देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, सो फैक्टोरियल, ओके क्लिक किया। ठीक है, हमारे पास आ चुका है, ये यहीं पे रख लेते हैं। फैक्टोरियल को हमने ओपन किया, पुराना कोड रिमूव कर दिया, बॉयलर प्लेट लिखी पब्लिक क्लास फैक्टोरियल, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। ठीक है, फिर मैंने इसे क्लोज कर दिया।
अब इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक हमने बॉयलर प्लेट लिख लिया। अब फैक्टोरियल का काम करना है, तो लूप तो मुझे फिर से चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर int i इज इक्वल टू, मैं 1 से शुरू करूंगा और जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां तक लेके जाना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या लगेगी, i लेस देन इक्वल टू 5। मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था ना, तो मैंने 5 तक रख दिया, ठीक है। तो कंडीशन ये चेक करेगा कि नंबर 5 से छोटा या 5 तक ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। और फिर मैं हर बार नंबर को प्लस प्लस करके यानी +1 कर दूंगा, ताकि हर बार मुझे नया नंबर 1, 1 के बाद 2 मिले, 2 के बाद 3 मिले, ठीक है। और क्योंकि फैक्टोरियल निकालने के लिए इन सब का प्रोडक्ट करना है, तो एक प्रोडक्ट नाम का एक्यूमुलेटर मुझे बनाना होगा ऊपर। तो मैंने बनाया int प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट के लिए वार्निंग यही थी ना कि 1 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब समझते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, यहां पे फिर हर बार क्या होगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू आई। हर बार जो आई की वैल्यू है वो इस प्रोडक्ट वेरिएबल में मल्टीप्लाई कराते जाओ और अपडेट करते जाओ। तो पहली बार में आई की वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। फिर 2 आएगी, तो ऑलरेडी प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। फिर 3 आएगी, 2 3 हो जाएगा 6। फिर 6 आएगा, सॉरी, फिर 4 आएगा तो 6 4 हो जाएगा 24। और फिर 5 आएगा तो 24 5 हो जाएगा 120। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो 120 आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये लूप चल के खत्म हो जाएगा तो हम फटाफट से प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और फिर मैंने यहां पे कहा, प्रिंट कराया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट वाले वेरिएबल को मैंने प्रिंट करा लिया। यहां पे हमने इसका नाम प्रोडक्ट रखा है, हम फैक्टोरियल भी रख सकते थे। इतनी बात समझ में आ रही है, बढ़िया। अब यहां पर कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और यहां पर प्रिंट हो गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। दोबारा से कोड की तरफ चलते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज ना करके 0 से इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि जब हम इसे कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेथड को कॉल लगाएंगे, ओके दबाएंगे, तो हमें मिलता है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 0। अब इसके पीछे क्या रीजन था, रीजन बड़ा सिंपल सा था, सिंपल सी मैथमेटिक्स थी कि जब भी हम किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर प्रोडक्ट को उस नंबर से इनिशियलाइज कराना था जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, यानी एक ऐसा नंबर की जिससे मल्टीप्लाई कराने पर नंबर की ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर 2 आएगा, विच मींस 2 की ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुई। अगर मैं 1 को 2000 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर 2000 आएगा, क्योंकि 2000 की ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसलिए यहां पर मुझे 1 यूज करना था। 1 के अलावा 0 यूज करोगे तो आंसर टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के अलावा अगर तुम 2 3 कुछ यूज करते हो तो वो आंसर ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ओरिजिनल नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बढ़िया। तो इसी के साथ आज का हमने ये अपना लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और मेरे हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने समझी है, काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स के बारे में, काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में। अगर कोई भी दिक्कत आती, कोई प्रॉब्लम आती, कमेंट करिए, आई विल आंसर दैट। एंड दूसरी बात ये कि ये जो कॉन्सेप्ट थे काउंटर्स और एक्यूमुलेटर्स, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट थे और समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शुरुआत में जब नया नया इंसान होता है प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसे पता नहीं होता करना क्या है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब समझाया जाएगा तो उसे बाद में बात समझ में आएगी कि बड़ी बड़ी चीज़ों में इन छोटी छोटी चीज़ों को लगा के हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आज इसीलिए मैंने 3 प्रोग्राम भी करवाए इससे रिलेटेड, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाए। 50% भी अगर यहाँ पे बात समझ में आई है तो यकीन मानिए हो गया काम आपका। पहली बार में समझ में नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन अगर 50% भी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत बढ़िया। 1 2 बार और वीडियो देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगी चीज़। बात समझ में आ रही है? तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज की वीडियो में हमने पढ़ी वो काउंटर्स के बारे में पढ़ी। ये जाना कि काउंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आमतौर पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है, और ये आमतौर पे क्या होता है, हर बार किसी इवेंट के होने पर एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, कुछ भी हो सकता है। सिंपली अगर कहा जाए तो एक फिक्स्ड अमाउंट से चेंज होता है। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया काउंटर्स के ऊपर।
उसके बाद हम एक्यूमुलेटर्स पर आए। एक्यूमुलेटर्स में हमने जाना कि एक्यूमुलेटर भी एक ऐसा वेरिएबल होता है जो काउंटर से थोड़ा हट के काम करता है। ये वैल्यूज को एग्रीगेट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। अब इसके इकट्ठा करने के दो स्टाइल्स होती हैं। पहला बाय एडिंग द वैल्यूज वन बाय वन, एंड द सेकेंड वन इज बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज वन बाय वन। और सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर प्रोग्राम भी किया सम में, कि जहां पर हमने 1 से 10 तक के नंबर्स का सम किया। और अगर हम उस लॉजिक में बस अपर लिमिट को चेंज कर दे तो हम 1 से 100 तक का भी सम कर सकते हैं, 1 से 1000 तक का भी कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पर फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया, कि जहां पर हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला। बस वहां पे आप 5 की जगह पर नंबर चेंज करके 10 कर दीजिए, आपको 10 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। 11 कर दीजिए, 11 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि मजा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।